खिड़की के सामने खड़ी होकर मंच पर मयंक भाटिया को देखते हुए उसने अपने हाथ में मौजूद जानकारी पर एक नजर डाली। चीरीना ने गहरी सांस ली। उसने लंबे समय से सुना था कि नेपाल में कई प्रसिद्ध पाक कला के उस्ताद हैं, लेकिन उसे यहां किसी को देखने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि संस्कार के 10 सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली लोगों में से एक होने के नाते भले ही मयंक भाटिया अब असाधारण ताकत दिखाए, उसे नहीं लगता था कि वह मयंक भाटिया से हार जाएगी। इस दौरान उसने कई बेहतरीन शेफ को हराया था। यहां तक कि फूड फेस्टिवल में शानदार प्रदर्शन करने वाली मयंक भाटिया भी उसके लिए क्षणिक सफलता ही साबित हुई, जिसका जिक्र करना भी उचित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, शिमिया कोजरो ने अधीरता से कहा। बाकी चारों जजों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी चॉपस्टिक उठाई और मछली का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। टकराना। जैसे ही उबलते सूप के साथ मछली का टुकड़ा उसके मुंह में गया, शिगोंग कोजरो का सिर फट गया। पलक झपकते ही मछली का तीखा स्वाद उसके मुंह में बम की तरह फट गया। तीखा स्वाद तेजी से उसके पूरे मुंह में फैल गया, जिससे उसके मुंह में तेजी से लार निकलने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाया और मुंह खोलकर जोर से चिल्लाया, आह! तीखेपन और ताजगी का एहसास मेरे मुंह में गूंज उठा और मेरी जीभ सुन्न हो गई, लेकिन फिर भी मैं एक और निवाला लेने के लिए बेताब हूं। इस क्षण यहां तक कि स्वभाव से ठंडी और अभिमानी फैंग गुली हुआ भी शर्म से लाल हो उठीन और अपने लाल होंठ खोलकर हांफते हुए बोली, अरे ये खुशबू इतनी मोहक क्यों है? अगर ये सिर्फ सूप में मिर्च डालने से आती है तो इससे ऐसा एहसास होना नामुमकिन है। मिर्च डाली है? मयंक भाटिया मुस्कुराई और समझाया, हालांकि पहले तो आप सभी को लगा कि स्टीम्ड फिश स्टू का स्वाद रेड मीट बोन ब्रोथ से आता है, लेकिन मैंने जो स्टीम्ड फिश स्टू बनाया है वो सिर्फ ब्रोथ से नहीं बना है। स्टीम्ड फिश स्टू मछली और पत्थर के बर्तन का एक बेहतरीन मेल है। इसमें सिर्फ पत्थर के बर्तन पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि मछली को भी शामिल किया गया है। इसलिए मैंने मछली को शोरबे में मिला दिया। दरअसल शोरबा उबालते समय मैंने मछली को अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हरी मिर्च और बीन्स के पेस्ट से बनी चटनी में कुछ देर के लिए मैरिनेट किया था। इस तरह मछली का तीखा स्वाद चटनी में पूरी तरह घुल मिल गया। अब बर्तन में जो मछली का मांस है वो सिर्फ शोरबे में भीगा हुआ मछली का मांस नहीं है, बल्कि ये पत्थर के बर्तन में बने मसालेदार मछली के मांस के बम से आया है। मयंक भाटिया की आंखों में ज्ञान की चमक आ गई। जैसे ही तुम मछली को काटोगे, उसमें मौजूद तीखापन और सॉस तुम्हारे मुंह में धमाका कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है। कियान। स्टीम्ड फिश स्टू का शोरबा पीते हुए जिया का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह खोलकर सांस छोड़ते हुए कहा, मछली के मांस में तीखापन तो साफ दिख रहा है, लेकिन शोरबा इतना स्वादिष्ट क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें कुछ तुलसी मिला दी थी, जिससे शोरबे का स्वाद मूल बोन ब्रोथ में मौजूद ग्रास कार्प मछली के मांस के स्वाद से मिलता जुलता हो गया। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए समझाया। टकराना। इसी समय कपड़े फटने की आवाज सुनाई दी और सभी की निगाहें निर्णायक मंडल के केंद्र की ओर मुड़ गई। उन्होंने देखा कि काले रंग का आदमी ओलान जेम्स, जिसने पहले सूट और धूप का चश्मा पहना हुआ था, जोर से चिल्ला उठा। वह कुर्सी पर चढ़ा और निर्णायक मंडल से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर कसा हुआ सूट फट गया, जिससे उसकी मजबूत मांसपेशियां और स्वस्थ शरीर दिखाई देने लगा। हे भगवान! जज के कपड़े फट गए। दर्शक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस शोरबे में प्राकृतिक रूप से पकाई गई मछली के स्टू के खनिज तत्व, हड्डियों का शोरबा और चीनी औषधि का पाउडर मिला हुआ है। इसे खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। ओलान जेम्स ने मुट्ठी भींचकर हवा में लहराते हुए दहाड़ लगाई। दर्शन शब्द सुनते ही ओलान जेम्स को एहसास हुआ कि वह अभी भी प्रतियोगिता स्थल पर ही है और दर्शकों में मौजूद अनगिनत निगाहें उसे देख रही हैं। उसका बूढ़ा चेहरा तुरंत लाल हो गया और फिर वह निराश होकर बैठ गया। ओलान जेम्स को देखकर, जो बैठकर अपने कपड़े ठीक कर रहा था,
मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल इस चीनी औषधि के पाउडर में कोडोनॉप्सिस पिलोसुला, बैझी, बैको, शन्नाई, लुओहान फल, अमरंथ, फ्राई गार्डेनिया, एंजेलिका, स्टार अनीस, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ैंथोक्सिलम, संतरे का छिलका, 26 प्रकार की पौष्टिक जड़ी बूटियों को पीसकर पाउडर बनाया गया है। इसे खाने से महिलाएं और भी खूबसूरत हो जाती हैं और पुरुष और भी ताकतवर हो जाते हैं। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। दोपहर में इशिकावा रॉक्स को आए फोन को याद करते हुए मयंक भाटिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वैसे जब से उसके फू फेस्टिवल में जाने की खबर फैली है, इशिकावा रॉक्स में मानो जैसे रौनक लौट आई है और उसकी कार्यकुशलता भी काफी अच्छी है। उन्होंने दरअसल ये सामग्री विशेष रूप से उनके लिए ही ढूंढी थी। भविष्य में मौका मिला तो उसे एक दो तरकीबें सिखाना असंभव नहीं था। इसके अलावा इस व्यंजन की सामग्री विशेष सावधानी से चुनी गई है और स्वाद ही एकमात्र लाजवाब नहीं है। ग्रास कार्प के टुकड़े बेहद ताजे और मुलायम हैं। जब आप इसे चॉपस्टिक से उठाते हैं तो चॉपस्टिक को हल्का सा हिलाते ही मछली का मांस आपके मुंह में घुल जाता है। तीखापन और मछली के मांस की हल्की मिठास का अद्भुत मेल इसे इतना स्वादिष्ट बनाता है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इसकी खुशबू मुंह में देर तक बनी रहती है। शिमिया कोजरो आ भरे बिना नहीं रह सका। मानो वह किसी सम्मोहन में हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गर्मी के मौसम में आ गया हो और एक बार फिर हाई स्कूल का छात्र बन गया हो। स्कूल के दिनों में वो गर्मी की धूप में बास्केटबॉल खेलता था। जवानी के पसीने से तरबतर हो जाता था। वो गर्म और बेफिक्र एहसास बेहद ताजगी भरा था। इसके अलावा सूप बहुत ही मुलायम और ताजगी भरा है। सिर्फ सूप पीने से ही मुझे ताजगी का एहसास होता है और साथ ही कुछ मसालेदार और कुरकुरापन भी महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों है? तांगदाओ सिल्वर की निगाहें मयंक भाटिया पर टिकी हुई थी और उनकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी जब उन्होंने कहा, यह हॉट पॉट और बारबेक्यू का एक अनूठा संयोजन है और दोनों स्वादों का ऐसा अद्भुत मेल है जिससे ये पौष्टिक और स्वादिष्ट स्टोन पॉट फिश बनी है। मुझे याद है कि हुआशिया के प्रारंभिक किंग राजवंश में चांगशा में जियांगजियांग नदी के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जो एक अनोखे स्वाद वाली पत्थर के बर्तन में पकी मछली बनाने में माहिर थी। जब सम्राट कांगशी जियांगनान में थे तब उन्होंने इस छोटी सी दुकान में इस व्यंजन का स्वाद चखा और उन्हें ये बहुत स्वादिष्ट लगा। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी खुशी कलम उठाई और इस व्यंजन का नाम स्वर्ण भाग्य मछली रख दिया। तब से पत्थर के बर्तन में रखी मछली का नाम बदलकर गोल्डन फॉर्च्यून फिश कर दिया गया और इस छोटी सी दुकान का नाम गोल्डन फुलिन रख दिया गया। ये स्टोन वोक फिश के बारे में बात कर रहा है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में मैं सम्राट की तरह इस व्यंजन का बेहतर संस्करण खा सकूंगा। तांग शिमाओ ने कटोरे में रखी सारी मछली की पट्टियां एक ही बार में चट कर दी। उसने आह भरी मानो उसका पेट अभी भरा ना हो। फिर उसने मयंक भाटिया की ओर देखा। तो फिर आपके व्यंजन में क्या क्या शामिल है? कहा। मयंक भाटिया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, चलिए इसे मुंह की बेहतर जादुई पत्थर की मछली ही कह देते हैं। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। ये स्टोन फिश वोक वाकई मार्कीज फैमिली की रेसिपी से बना था। हालांकि उसने अपनी लेवल 5 कुकिंग टैलेंट का इस्तेमाल करके इसे और बेहतर बनाया था। उसने इसमें मैजिकल मापो टोफू का कुरकुरापन भी मिलाया था। इस तरह स्टोन फिश वोक तैयार हुआ। ये बहुत अच्छा है। कुछ ही देर बाद तांगदाओ सिल्वर को छोड़कर बाकी चारों जजों ने अपने अपने कटोरे में रखी मछली और सूप खत्म कर दिया। उन्होंने अपने पेट पर हाथ फेरा और तृप्त दिखे। शिक्षक। रोशनी कपूर के चेहरे पर कुछ झटकों के साथ एक झटक आया और वह आगे बढ़कर उन्हें याद दिलाने लगी, शिक्षकों, वास्तव में इतना अधिक खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अगले कुछ रसोइयों के व्यंजनों का क्या होगा? जिन व्यंजनों की महज गंध से ही आपकी भूख मर जाती है
उन्हें बिना खाए भी रेड किया जा सकता है। शिमिया कोजरो ने अपने चश्मे को नाक के पुल पर ठीक किया और अन्य 4 न्यायाधीश भी इस फैसले से सहमत थे। ये सुनकर मयंक के पीछे खड़े बाकी 7 रसोइयों के चेहरे अचानक गुस्से से भर गए। शुरू में उन्हें लगा था कि बाद में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने का मौका मिलेगा, लेकिन अब संस्कार, गेनो और मयंक भाटिया के व्यंजनों के साथ साथ जस्मिन, जिसने 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पहली प्रतियोगी थी, के बाद जज लगभग पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे। जिन जजों ने पहले ही बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन चखे थे, उनकी स्वाद कलिकाओं को अब जो खाना उन्होंने बनाया था वो उनकी भूख को बिल्कुल भी नहीं जगा सका। ये कहा जा सकता है कि मूल रूप से उनके पास बाद में मंच पर जाने का मौका था, लेकिन मयंक भाटिया के हस्तक्षेप के कारण उन 7 के लिए ये एक गतिरोध बन चुका था। तो फिर मयंक, क्या आप अपने बर्तन में बचा हुआ सूप हमें परोस सकते हैं? तांगदाओ सिल्वर ने कटोरे पर दस्तक दी और फिर से पूछा। का मयंक के पीछे खड़े 7 रसोइये गुस्से से लगभग बेहोश हो गए और वे मन ही मन मयंक को जमकर कोसने लगे। इस जवाब पर मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, इसलिए उसने सारा पत्थर का बर्तन ही परोस दिया। अपने पीछे खड़े 7 रसोइयों पर नजर डालते हुए मयंक भाटिया मन ही मन माफी मांगता रहा। जजों द्वारा पत्थर के बर्तन में रखी सारी मछलियां खत्म कर देना वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार जीत उनकी मुट्ठी में थी। बर्तन में बचा हुआ आखिरी घूंट सूप पीने के बाद रोशनी कपूर मुस्कुराई और बोली, तो चलिए जजों को बुलाकर इस प्रतियोगी की पत्थर के बर्तन में पकी मछली के लिए अंक दिलवाते हैं। 1-8-1-9 1-8-1-8-1-8 कुल स्कोर 91 अंक। रोशनी कपूर द्वारा अंतिम स्कोर की घोषणा के लिए मंच से तालियां बजने लगी और मयंक भाटिया की रैंकिंग में बदलाव आया। वो पहले स्थान पर चीलीना 93 अंक, अद्वितीय स्थान गेनो मयंक भाटिया 91 अंक, तीसरा स्थान रुयामा कोत्सु 90 अंक। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शीर्ष 10 में रहेगा। बड़ी स्क्रीन पर स्कोर देखकर मयंक भाटिया ने चैन की सांस ली। जजों के इस समूह से 91 अंक प्राप्त करने पर वो पहले से ही बहुत संतुष्ट था, लेकिन उन्हें किस बात की चिंता थी? चीलीना इतनी मजबूत थी कि अगर वो स्टोन पॉट फिश का उन्नत संस्करण भी निकाल लेती, तब भी वो उससे 2 अंक पीछे रह जाती। फिर आखिरी दौर में वो पहला स्थान कैसे हासिल करने वाला था? क्यों मयंक भाटिया का स्कोर उसके स्कोर जितना अच्छा क्यों नहीं है? चीलीना। मयंक भाटिया को ऐसा परिणाम मिलते देख निर्णायक मंडल में बैठी कियान या गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने तुरंत तांगजिमा जिन और शिमिया कोजरों को घूर कर पूछा, क्या ये इसी वजह से है? चीलीना संस्कार की छात्रा है, तो क्या आपने जानबूझकर उसे इतने उच्च अंक दिए? क्या आप नदी पार करने के बाद पुल जला रहे हैं? क्या आपको अभी इसे खाने में मजा नहीं आया? निर्णायक मंडल में चल रही बहस को सुनकर मयंक भाटिया दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जज उसकी पत्थर की मछली के बर्तन को लेकर बहस करेंगे, लेकिन फिर भी उनके 19 अंक बिल्कुल कियान या के बराबर थे। यदि परिपक्व और समझदार महिला जिया ने उसे 19 अंक दिए होते, तो उसका अधिकतम स्कोर 95 अंक होता। शांत हो जाओ, कियान या, मिस जिया। कियान या के खिलाफ तांगजिमा जिन, जिया ने समझाया। इस व्यंजन के लिए अगर आप हमें रसोई की मेज पर बुलाकर सीधे बर्तन के सामने खाने का मौका दें, तो इसके अंक बढ़ जाएंगे। एक बार परोसने और कतार में लगाने के बाद स्वाद स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम हो जाएगा और कुछ बदलाव भी आएंगे। क्या? ये तो स्पष्ट है कि आप लोग पक्षपाती हैं और इस तरह का बहाना ढूंढ रहे हैं। कियान या ने तुरंत भौहें चढ़ा ली और घृणा भरे चेहरे के साथ बात काट दी। लेकिन क्या आपको चीलीना के यहां खाना खाने में मजा नहीं आया? शिमिया कोजरो ने पूछा। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मयंक भाटिया का काम बेहतर है। लेकिन चीलीना भी कमजोर नहीं है।
ये सुनकर मंच पर खड़े मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा बनाई गई पत्थर के बर्तन में बनी मछली निर्णायक मंडल में इतनी तीखी बहस छेड़ देगी। लेकिन कुछ सोचने के बाद मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर मुड़कर वहां से चली गई। जब तक वो अंतिम 7 लोगों के अपने स्कोर देने का इंतजार करता रहेगा, तब तक वह तीसरी पाक प्रतियोगिता की व्यवस्था सुन सकेगा। दरअसल मयंक भाटिया के लिए इस बार पहला स्थान हासिल करना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे तत्काल जरूरत हो, क्योंकि उसके लिए आगे बढ़ना ही काफी था। अगर वो इस फू फेस्टिवल में पहला स्थान प्राप्त कर लेता तो उसे एक मुफ्त यात्रा मिलती और वो जस्मिन का स्विमसूट देख पाता। फिर तीसरा दौर ही असली निर्णायक दौर होता। अगर वह तीसरे दौर में भी पहला स्थान प्राप्त कर लेता तो वही इस फू फेस्टिवल का असली विजेता होता। यह कहा जा सकता है कि दूसरे दौर में पहला स्थान हासिल करने का ज्यादा असर नहीं पड़ा। प्रतियोगिता के अंत में मयंक के मैजिकल स्टोन फिश वोक के प्रकट होने के कारण शेष 7 लोगों में से बिना किसी अपवाद के सभी को जजों के पेट भरे होने पर 20 से कम अंक मिले। दूसरे दौर के बाद मेजबान रोशनी कपूर ने उन प्रतियोगियों के नामों की घोषणा की जो अगले दौर में पहुंच गए थे। काओरी लीना प्रथम स्थान पर रहीं। अमेरिकन कुजीन अकादमी के मयंक भाटिया और गेनो ने दूसरा स्थान जीता और जस्मिन एयर छठे स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंची। मंच पर लौटते हुए उसने सोचा कि प्रतियोगिता का तीसरा दौर कल होगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रोशनी कपूर ये घोषणा करेगी कि अंतिम दौर 3 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। मंच से विदा लेते समय जस्मिन एयर के स्पष्टीकरण के अनुसार खाद्य महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा, इसलिए इतने बड़े आयोजन में प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद कई लोग टोक्यो छोड़ देंगे। अतः खाद्य महोत्सव की आय बढ़ाने के लिए बहुप्रतीक्षित पाक कला प्रतियोगिता को 3 दिन बाद आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा डीपीएस ने तीसरे दौर का विषय पहले ही बता दिया था। इसका मतलब था कि बिना किसी प्रतिबंध के वो अपनी पूरी कोशिश करके वो व्यंजन बनाए जिसमें वह सबसे अच्छा था। दूसरे दौर के स्कोर को देखते हुए मयंक भाटिया की राय में उनका अपना स्तर क्या है, उसके और काओरी लीना के बीच अभी भी दूरी थी। क्या होगा अगर वह उन्नत किए गए एग्रेड स्टोन फिश वोक को भी मात न दे सके? क्या काओरी लीना इतनी व्यापक थी? काओरी लीना ने दूसरे दौर में संयम बरता था। उसे केवल एस-ग्रेड रेसिपी का उपयोग करना था और इसका सामना करने के लिए सावधानीपूर्वक व्यंजन बनाने थे। केवल काओरी लीना में ही लड़ने की शक्ति हो सकती थी। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एस-ग्रेड रेसिपी के लिए 5 फैंटेसी पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, और भले ही वह सिस्टम में अपनी एग्रेड क्षमता के साथ इसका आदान प्रदान कर ले, एस-ग्रेड व्यंजन बनाने की विफलता दर बेहद अधिक थी। एक बार असफल होने पर फूड फेस्टिवल के फाइनल राउंड में उसकी रैंकिंग निश्चित रूप से सबसे नीचे होगी। इस बार फूड फेस्टिवल के तीसरे दौर में पहुंचने वाले प्रतियोगियों को एक निश्चित राशि का पुरस्कार मिलेगा। हालांकि मयंक भाटिया के लिए इस फूड फेस्टिवल में पहला स्थान जीतने से उसे फैन पॉइंट्स जमा करने, जस्मिन के स्विमसूट देखने और एयर के कुछ पारिवारिक मामलों को सुलझाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सेलिब्रिटी शेफ बनने के कारण उसने जो फैन पॉइंट्स अर्जित किए थे, वे जल्द ही उसके द्वारा खर्च किए गए फैंटेसी पॉइंट से फिर से भर जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो इस फूड फेस्टिवल में हर कोई सिर्फ प्रथम स्थान पाने के लिए उत्सुक था। अगर कोई प्रथम स्थान नहीं पाता था तो वह असफलता से कम नहीं था। इसलिए मयंक भाटिया ने तुरंत फैसला लिया। अगर उसे कोई व्यंजन बनाना था तो उसे एस-रैंक रेसिपी से समझौता करना होगा। स्टोर में कई एस-रैंक रेसिपी मौजूद थी। आधिकारिक प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी थे, इसलिए मयंक भाटिया को उन्हें खरीदने की जल्दी नहीं थी। वह एक्सचेंज की पुष्टि होने और सामग्री तैयार होने तक इंतजार करेगा। यह कहा जा सकता है कि तीसरे दिन का कार्यक्रम लगभग पूरी तरह से भरा हुआ था। खाद्य उत्सव प्रतियोगिता के बाद उन्हें हिमा का प्रदर्शन देखने भी जाना था। अगले दिन
मयंक भाटिया ने खाली समय होने के कारण क्लास नहीं छोड़ी। इसके बजाय वह सीधे मोहिनी सिंघानिया का के कार्यालय चला गया। उसे लगा था कि पूरे दिन फोन न उठाने पर मोहिनी सिंघानिया उसकी पिटाई कर देगी। भला किसने सोचा होगा कि मोहिनी सिंघानिया उससे सुनसान पुस्तकालय की सफाई करने को कहेगी। शुरू में मयंक भाटिया को लगा कि इस खूबसूरत शिक्षिका को आखिरकार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगी है और वो अब अपने छात्रों के प्रति हिंसक व्यवहार नहीं करेगी। हालांकि जब वो पुस्तकालय पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। पुस्तकालय की सफाई करना मार खाने जितना मुश्किल नहीं था। पूरा पुस्तकालय लगभग 500 वर्ग मीटर का था और 2 मंजिलों में बंटा हुआ था। लंबे समय से बंद होने के कारण किताबों की अलमारियों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। धूल साफ करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, विशाल पुस्तकालय की सफाई में ही कक्षाओं के बीच पूरा एक दिन लग जाएगा। उसे स्कूल के बाद भी कुछ देर स्कूल में रुकना पड़ेगा। अकुया, मोहिनी सिंघानिया, क्या मेरे लिए वापस जाकर तुमसे पिटने में बहुत देर हो चुकी है? सौभाग्य से मोहिनी सिंघानिया इतनी निर्दयी नहीं थी कि उसे अकेले पुस्तकालय साफ करने के लिए मजबूर कर दे। उसकी कक्षा में कुछ शरारती बच्चे भी थे जो उसके साथ मिलकर पुस्तकालय साफ करते थे। ये बदमाश अमीर परिवारों से आए थे। जब उन्हें अचानक पुस्तकालय साफ करने के लिए कहा गया तो वे अनाड़ीपन दिखाने लगे। हालांकि मयंक भाटिया को कोई दिक्कत नहीं थी। उसे घर और खाद्य विभाग की सफाई करने की आदत थी। स्कूल में काम न होने के कारण उसने बाकी लोगों के साथ पुस्तकालय की सफाई करने का फैसला किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन बदमाशों ने मयंक भाटिया को क्यों नहीं धमकाया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे जस्मिन की सुरक्षा टीम के सदस्य थे। शौचालय पर हुए हमले के दौरान मयंक भाटिया ने अकेले ही उन सभी को हरा दिया था। तब से किसी ने भी मयंक भाटिया को उकसाने की हिम्मत नहीं की। उनमें से कुछ ने कक्षाओं के बीच का पूरा दिन बर्बाद किया और अंत में पुस्तकालय की सफाई की। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर लौटते समय मयंक भाटिया को एकोरस कागुरा का फोन आया, ठीक उसी समय जब वह मायरा के लिए रात का खाना तैयार करने वाला था। क्या कल ऑटोग्राफ देने का कार्यक्रम है? कात्सुरा कागुराका की बात सुनकर मयंक भाटिया दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी अभी डेब्यू करने वाले एक नए लेखक को इतनी जल्दी भगवान के समान सम्मान पाने के लिए ऑटोग्राफ सेशन आयोजित करना पड़ेगा। फोन पर अकोरस कागुरा की हंसी सुनाई दी। आश्चर्यचकित मत होइए, मयंक सेंसेई के उपन्यास की बिक्री इस साल दूसरे स्थान पर रहे उपन्यास की तुलना में 5 गुना अधिक हो चुकी है। दूसरे खंड के प्रकाशन के साथ ही 400,000 प्रतियों की संचयी बिक्री इस उपन्यास के भविष्य के परिणामों को पहले ही साबित कर सकती है। इसलिए हमने लोकप्रियता हासिल करने के लिए अब एक ऑटोग्राफ सेशन आयोजित करने का फैसला किया और इसी सेशन में तीसरे वॉल्यूम को रिलीज किया। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। यह हस्ताक्षर समारोह एक्सेलरेटेड वर्ल्ड के लिए भी अच्छी बात थी। मयंक भाटिया ने मना तो नहीं किया, लेकिन वह फिर भी चिंतित था। सबसे जरूरी बात यह है कि नॉवल स्टोरी में कितने गुंडे हैं? एकोरस कागुरा ने हैरानी से पूछा। गुंडे? क्या ऐसा हो सकता है कि मयंक सेंसेई को पाताल लोक द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो? मयंक भाटिया ने डरते हुए कहा, संपादक कागुराजाका को पता होना चाहिए कि मुझे बहुत सारे रेजर ब्लेड भेजे गए थे क्योंकि मैंने इंटरनेट पर पुरुष नायक तियान चुनक्सू के बारे में लिखा था। जब वो समय आएगा तो माहौल अराजक होगा और मैं अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनकर एकोरस कागुरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। नॉवल स्टोरी की सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। मयंक सेंसेई, आप निश्चिंत होकर आ सकते हैं। तो फिर कोई समस्या नहीं है। मयंक भाटिया ने चुपके से राहत की सांस ली। हालांकि वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन की बिक्री अच्छी रही, लेकिन इंटरनेट पर टिप्पणियां पहले जैसी ही थी। तियान चुनक्सू को लेकर खूब विवाद चल रहा था। इस किताब को लिखते समय मयंक भाटिया को यह भी पता था कि आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इसके लिए तैयारी कर रखी थी। हालांकि
एक्सेलरेटेड वर्ल्ड की बिक्री इतनी अधिक होने के कारण जो दूसरे स्थान पर रहे उपन्यास से 5 गुना अधिक थी। एक्सेलरेटेड वर्ल्ड इंटरनेट पर सबसे विवादास्पद उपन्यास बन गया। मुझे नहीं पता कि कल के हस्ताक्षर समारोह में क्या होगा। एमडी अकुया, मुझे पहले मायरा के अंडरवियर धोने होंगे और अपनी उत्तेजना प्रतिभा को सक्रिय करना होगा। अगले दिन जब आसमान पूरी तरह सफेद हो गया और उगता सूरज क्षितिज पर फैलकर धरती पर अपनी किरणें बिखेरने लगा, तब मयंक भाटिया ने मायरा के लिए नाश्ता तैयार किया। उसने मायरा को जगाया नहीं, बल्कि खाना एक गर्म लंच बॉक्स में रख दिया। फिर उन्होंने कागज पर लिखा, भाई आज एक्सेलरेटेड वर्ल्ड ऑटोग्राफ सेशन में भाग लेने जा रहे हैं, और घर से निकलने से पहले उसे मेज पर रख दिया। गर्मी की ताजी हवा में गहरी सांस लेने के बाद वो फुटपाथ पर चलते हुए अंकोरवत स्टेशन तक गया। उस समय सड़क पर 2-3 के समूह में निवासी सुबह की धूप का आनंद लेने के लिए जल्दी में थे। मयंक भाटिया ने भी उनका पीछा करते हुए अंकोरवत स्टेशन तक गया और फिर शिंजुकू जाने वाली ट्राम में बैठ गया। ये कहना जरूरी है कि मशहूर हस्ती बनने के बाद हर दिन व्यस्तता में ही बीतेगा। एमडी, नमकीन मछली की तरह मेरा जीवन। मयंक भाटिया ने कसम खाई थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो घर बैठे ही कमाई करेगा। वो साल भर घर पर ही रहेगा और आराम से जीवन बिताएगा। जब वो नॉवल स्टोरी पहुंचे तो अकोरस कागुरा पहले से ही दरवाजे के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने मयंक भाटिया पर एक नजर डाली, जो आज अधिक औपचारिक पोशाक में थे, और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मयंक सेंसेई, आप अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये आपका भव्य हस्ताक्षर समारोह है। आपने इस तरह की पोशाक क्यों पहनी है? एक ऐसा सूट जिसकी कीमत सड़क पर 2000 रुपये हो? नहीं, ये 10,000 रुपये है। मयंक भाटिया के होंठ थोड़े सिकुड़े और उसने कहा, सच कहूं तो ये वही सूट है जिसे उसने कुछ समय पहले 10,000 रुपये खर्च करके खरीदा था। उसे महंगे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं लगती थी। वैसे भी वो इतना अकड़ू था कि महंगे कपड़े पहनने से क्या फर्क पड़ता था। इसके अलावा वो अपने खाली समय में घर पर ही रहता था और बाहर जाकर सजने संवरने में उसे बहुत आलस आता था। लगता है आपके साथ धोखा हुआ है। मेरी राय में 2000 रुपये बहुत महंगे हैं। क्या दुकानदार बहुत खूबसूरत थी और उसने आपको ठग लिया? नहीं, दुकानदार एक पुरुष है। जब मयंक भाटिया ने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा था, तब उसकी मीठी जुबान वाली प्यारी लड़की दुकानदार को याद करते हुए उसने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर गंभीरता से कहा, क्या ऐसा है? मुझे देखो, मुझे मयंक सेंसेई के यौन रुझान का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। एकोरस कागुरा की खूबसूरत आंखें मयंक भाटिया को अर्थपूर्ण ढंग से घूर रही थी। फिर उन्होंने अपने होठों के कोने को ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन इस पोशाक के साथ आप अपने वफादार पाठकों को निराश कर रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से कोई पहले से ही तैयार है। इतना कहकर एकोरस कागुरा ने मयंक भाटिया को हाथ हिलाकर इशारा किया। मयंक भाटिया को एकोरस कागुरा की बात पूरी तरह समझ नहीं आई और वो उत्सुकतावश उसके पीछे पीछे नॉवल स्टोरी में चली गई। इसके बाद अकोरस कागुरा मयंक भाटिया को नॉवल स्टोरी के लड़कों के चेंजिंग रूम में ले गई और खुद दूसरी तरफ बने लड़कियों के चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने एक नया काला सूट निकाला और मयंक भाटिया को दे दिया। सुविधाजनक होना। मयंक भाटिया दंग रह गया। फिर उसने एकोरस कागुरा द्वारा सौंपा गया बैग खोला और उसमें से एक सूट निकाला। व्यावसायिक सूटों के विपरीत ये एक उत्कृष्ट और चुस्त दुरुस्त सूट था। कॉलर और कफ को बड़ी सावधानी से सिला गया था। बारीकी से की गई कारीगरी और सामग्री को देखकर स्पष्ट था कि यह उच्चतम गुणवत्ता का था। इसके मुकाबले जो चीज उसने 10,000 रुपये में खरीदी थी, वो तो कचरे के टुकड़े जैसी है। एडिटर कागुरा, ये मुझे किसने दिया? सूट को हाथ में पकड़े हुए मयंक भाटिया ने उलझन में पूछा। उन्हें यह भी समझ में आया कि अगर कोई अमीर व्यक्ति न हो तो वह इस तरह का सूट खरीदने का खर्च वहन नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति ने आपको ये दिया
उसने मुझे बताया कि वो नहीं चाहती कि मैं आपको उसका नाम बताऊं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि वो व्यक्ति आपका प्रशंसक है। एकोरस कागुरा ने अपनी आंखें सिकोड़कर मयंक भाटिया को घूरते हुए चिढ़ाते हुए कहा, संक्षेप में, हालांकि मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन तुम हमारे डेंकी बंकों के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हो। ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप ये नहीं कहना चाहते कि आपने मुझे कुछ दिया था? मयंक भाटिया ने अपनी भौहें उठाई और फिर पूछा, तो क्या मैं इस सूट की कीमत के बारे में पूछ सकता हूं? इस सूट की कीमत कुछ मिलियन रुपए के आसपास है। एकोरस कागुरा ने कहा, उस व्यक्ति ने मुझसे आपकी लंबाई और वजन के बारे में भी पूछा था। बेशक, अगर आप इसे नहीं पहन सकती, तो आप इसे स्वीकार कर सकती हैं। उसने कहा कि अगर आप इसे नहीं भी पहन सकती, तो वह इसे वापस नहीं लेगी। कुछ मिलियन रुपए? मयंक भाटिया के होंठ फड़कने लगे। लगता है उसका फैन वाकई बहुत अमीर है। लाखों रुपए का सूट? ये तो किसी फैशन डिजाइनर द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किया गया सूट है ना? सूट को हाथ में पकड़े हुए उसे अचानक बहुत भारीपन महसूस हुआ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने इस सूट को पहनने का फैसला किया। चूंकि वह रहस्यमयी प्रशंसक वापस नहीं आएगी, इसलिए वह इस समय संकोच नहीं करेगा और उसे निराश नहीं करेगा। सौभाग्य से इस प्रशंसक ने एकोरस कागुरा से उनके फिगर के बारे में पूछा। हालांकि ये सूट थोड़ा छोटा है, लेकिन टाइट सूट में थोड़ा कैजुअल स्टाइल है। अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ साथ वह सीधा खड़ा हो गया, जिससे उसका लंबा और सुडौल आकर्षक शरीर और भी निखर उठा। उसके कोमल और सुंदर चेहरे के कारण वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। वाह, ये सूट तो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन तुम्हें सजने संवरने का तरीका नहीं आता। शायद ऑटोग्राफ सेशन में कुछ महिला फैंस तुम्हें पसंद करने लगे। मयंक भाटिया को ड्रेसिंग रूम से बाहर आते देख एकोरस कागुरा ने उसे छेड़ा। एडिटर कागुरा, मेरा मजाक मत उड़ाओ। एक्सेलरेटेड वर्ल्ड में कोई महिला फैन कैसे हो सकती है? मयंक भाटिया ने कुछ अचंभित होकर कहा। जब वो ये उपन्यास लिख रहे थे, तब उन्हें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में महिला पाठकों का होना असंभव है, क्योंकि पुरुष नायक इतना नापसंद करने लायक है। लड़के तो सिर्फ ब्लैक स्नो गर्ल को ही देख सकते थे। महिला पाठक समलैंगिक नहीं थी और तियान चुनक्सू में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि आजकल कुछ लड़कियां कहती रहती हैं कि वे बाहरी रूप रंग नहीं देखती, बल्कि केवल दयालु हृदय देखती हैं। लेकिन जब समय आएगा, अगर दो लोग एक ही परिवार से हों, तो वे अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर सुंदर व्यक्ति को चुनेंगे। इतना ही नहीं, जो लड़कियां लड़कों की तुलना में राजकुमारी बनने की कल्पना ज्यादा करती हैं, वे तियान चुनक्सू जैसे पुरुष नायक को स्वीकार नहीं कर सकती। संपादक कागुरा, क्या आप तैयार हैं? हस्ताक्षर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उनके बदलाव के कुछ ही समय बाद डेनकी बंकों का एक कर्मचारी आया और उसने पूछा, हाँ, हम तैयार हैं। एकोरस कागुरा ने सिर हिलाया, फिर मयंक भाटिया को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मयंक भाटिया तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। वे तीनों डेंगे की लिटरेचर की गाड़ी में बैठे और अंत में एक अपेक्षाकृत बड़ी किताबों की दुकान के सामने रुक गए। बाहर से देखने पर यह किताबों की दुकान 2D शैली से भरी हुई लगती है। इसमें 2D पत्नियों के कई चित्र हैं और फर्श से छत तक फैली चमकदार खिड़कियों में कई उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। एकोरस कागुरा के अनुसार यह डेनकी बंको द्वारा खोला गया एक किताबों का स्टोर है और आगंतुकों की वास्तविक संख्या लगभग अंकोरवत के सबसे बड़े किताबों के स्टोर के बराबर है और ये हस्ताक्षर समारोह का स्थान है। कार में बैठे बैठे मयंक भाटिया ने देखा कि किताबों की दुकान पाठकों से भरी हुई थी। एक नजर में ही हजारों लोग नजर आ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे अंकोरवत में एसओ की बिक्री के दौरान पूरी सड़क पर लोगों की लंबी कतार लगी थी। ये सभी पाठक ओटाकू की तरह कपड़े पहने हुए थे। इस तरह के पहनावे को देखकर मयंक भाटिया को कुछ जाना पहचाना सा लगा। यहां तक कि कुछ पाठक चश्मा पहने हुए थे और उनके हाथों में एक्सेलरेटेड वर्ल्ड
लिखे हुए बैनर थे। बैनर पर सबसे बड़ा चित्र ब्लैक यूकी का था, जिसमें वह काले रंग की शाम की पोशाक पहने हुए थी। यह मायरा द्वारा जस्मिन को आधार बनाकर बनाई गई एक्सेलरेटेड वर्ल्ड की रचना थी। मेरे साथ आओ, मयंक भाटिया। मयंक के सिर पर काली टोपी पहनाने के बाद एकोरस कागुरा और मयंक कार से बाहर निकल गए। किताबों की दुकान पर इंतजार कर रहे कर्मचारियों का ध्यान कहीं और होने का फायदा उठाकर वो मयंक को पीछे के दरवाजे से लिफ्ट के जरिए दुकान के अंदर ले गई। किताबों की दुकान में रखी किताबों और बड़े पर्दे पर चल रहे एनीमे फैंटेसी कर्सड स्वॉर्ड को देखकर मयंक भाटिया इस दुनिया में डेनकी बंकों की ताकत पर आह भरे बिना नहीं रह सकी। इसके बाद मयंक भाटिया ने एकोरस कागुरा का पीछा करते हुए 2D पोस्टरों से भरी एक लिफ्ट में प्रवेश किया और दूसरी मंजिल पर चली गई। मयंक भाटिया को एक अलग कमरे में ले जाया गया। दीवारों पर ब्लैक यूकी, शियाओ कियान और त्वरित दुनिया के अन्य पात्रों के चित्र लगे हुए थे। तियान चुनक्सू कहाँ है? मयंक भाटिया दंग रह गया। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे कोने में तियान चुनक्सू का एक चित्र मिला। एमडी अकुया, ये तो सुअर से भी बदतर है। मयंक भाटिया के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एकोरस कागुरा ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और एक्सेलरेटेड वर्ल्ड के पहले और दूसरे खंड मेज के दोनों ओर रख दिए। मुख्य सीट पर बैठी मयंक भाटिया को देखकर एकोरस कागुरा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने संपादक के रूप में अपने अनुभव के आधार पर सलाह दी। मयंक सेंसेई, पाठक बाद में लिफ्ट से बाहर निकलकर लाइन में लग जाएंगे, इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान दे। संक्षेप में कहे तो न तो बहुत देर तक बोले और न ही बहुत कम समय तक। लोगों को अपना उत्साह महसूस होने दें। अगर वे समूह फोटो लेना चाहें तो उन्हें बताएं कि हम बाद में समूह फोटो का इंतजाम कर लेंगे। धन्यवाद। संपादक कागुरा, मैं समझ गया। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर हिलता डुलता रहा। सच कहूं तो इस समय उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। पिछले जन्म में एक असफल लेखक होने के बावजूद इस जन्म में इतने सारे प्रशंसक पाकर और अपना ऑटोग्राफ सेशन आयोजित करके उसने अपने दिल को बेहद संतुष्टि दी। बहरहाल अंततः उन्होंने इस दुनिया में अपनी इच्छा पूरी कर ली और ये सार्थक रहा। मेज पर बैठकर कुछ देर इंतजार करने के बाद अकोरस कागुरा एक तरफ खड़ी हो गई और उसने महिला की घड़ी में समय देखा। 8 बज चुके थे। ये देखकर उसने मयंक भाटिया से कहा, समय हो गया है, तुम दोपहर तक यूं ही नहीं जा सकती, वरना पाठकों को यही रुकना पड़ेगा। जी हां, ठीक है, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया, बशर्ते मैं दोपहर का खाना उपलब्ध कराऊं। दोपहर का खाना उपलब्ध कराए। संपादक कागुरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मुंह ढककर बोली, भले ही आपने मयंक के नाम पर खाद्य महोत्सव में दूसरा स्थान प्राप्त किया हो, फिर भी आपको दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना होगा। मैं आपको बता दूं, हमारे नॉवल स्टोरी का खाना आपके खाने जितना अच्छा नहीं है। मयंक भाटिया डर के मारे एकदम पीली पड़ गई। तुम्हें इसके बारे में पता भी है? मुझे अभी भी अपने लेखक, हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी पाक कला के सितारे मुसेनसेई के बारे में थोड़ा बहुत जानना बाकी है। मयंक भाटिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, संपादक कागुरा, कृपया मुझे मुसेनसेई न कहें, बस मुझे मयंक भाटिया कहें। तो फिर आप मुझे सिस्टर चाम्पू कहते हैं। ठीक है। जब उसने कुछ सरल शब्दों में ही उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया तो मयंक भाटिया थोड़ी अवाक रह गई। इसी समय दरवाजे पर हलचल मच गई। मयंक भाटिया ने सिर उठाकर देखा तो पाठकों का एक घना समूह सीढ़ियों से लंबी कतार बनाकर आ रहा था। इस समय मयंक भाटिया इतने बड़े समूह को देखकर सचमुच हैरान रह गया। इसके अलावा जैसे जैसे समूह आगे बढ़ रहा था, बीच बीच में घबराहट भरी चीखें सुनाई दे रही थी। वाह, ये तो मुसेनसेई ही होंगे। धिक्कार है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हें इतना बदसूरत होने के लिए किसने कहा? तुम मुझसे कहीं ज्यादा बदसूरत हो। धिक्कार है नॉवल स्टोरी पर
उन्होंने लेखक का पोस्टर पहले से नहीं दिया और कहा कि वे लेखक के रहस्य को बनाए रखना चाहते हैं। मुझे लगा था कि मुसेंसेई एक लड़की है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक लड़का होगा। मुझे मुसेंसेई बहुत प्यारी लड़की लगी, इसलिए मैंने खास तौर पर उनके लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदा, लेकिन देने के लिए कोई है ही नहीं। मैं भी। मैंने तो खास तौर पर रात से लेकर अब तक कतार में इंतजार किया। मयंक भाटिया की नजर में कुछ पाठकों ने अपने हाथों में पकड़े फूलों को कूड़ेदान में फेंक दिया। ये भी अच्छा है, एक लड़का दूसरे लड़के को उपहार दे रहा है। मैं एक सीधे सादे लड़के से उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मयंक भाटिया ने खुद को दिलासा दिया। हां, बिल्कुल सही। मेरे प्रशंसकों में कोई लड़की कैसे हो सकती है? नाराज लड़कों को आते देख मयंक भाटिया को मजबूरी में एक एक करके पाठकों को किताबें देनी पड़ी। हालांकि लगभग 1 घंटे बाद जब लाइन बीच में आई तो ऊपर से एक सुहावनी आवाज सुनाई दी। मुसेंसेई, मुसेंसेई, मुझे आपका एक्सेलरेटेड वर्ल्ड बहुत पसंद आया, खासकर मेहनती पुरुष नायक तियान चुनक्सू। हालांकि वो सुंदर नहीं है, लेकिन वो अपनी शपथ को पूरा करने और एक मेहनती योद्धा बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आपके मूल्यांकन के लिए धन्यवाद। मेरे मन में तियान चुनक्सू वास्तव में एक ऐसी ही योद्धा है। मयंक भाटिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो अचानक स्तब्ध रह गया। ये किसी लड़की की आवाज लग रही है। क्या सच में मेरी कोई महिला प्रशंसक है? माफ कीजिए मुसेंसेई, मुझे आपकी किताब बहुत पसंद आई। क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? इसी क्षण आवाज फिर से सुनाई दी। जरूर। एक लड़की की अनोखी आवाज सुनकर मयंक भाटिया ने हैरानी से अपना सिर उठाया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, टोपी पहने और जिसका चेहरा छाया में था, उस लड़की ने भी अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। जब उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा तो दोनों भयभीत हो गए। वे पूरे 5 सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर लड़की ने अपने गुलाबी होठों को थोड़ा सा खोलकर संदेह भरे स्वर में कहा, मयंक भाटिया, क्यों? तुम ट्वाइलाइट मॉर्टल वर्ल्ड में क्यों हो? उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। मयंक भाटिया ने जैसे ही अपना सिर उठाया, वह दंग रह गया। चेरी लीना विस्मय बोध से भर उठीं। इस उद्गार ने तुरंत अन्य पाठकों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उसकी पहचान बहुत ही आकर्षक थी। चेरी लीना अपनी ओटाकू प्रवृत्ति को उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी टोपी को फिर से नीचे करके अपना चेहरा ढक लिया। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी एक अथाह जटिल भाव था। यथार्थ में, हालांकि बाहरी तौर पर चेरी लीना शांत, बुद्धिमान और ईश्वरीय भाषा की प्रतिभा से संपन्न थी, जो आम लोगों की स्वाद कलियों से परे थी, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने ओटाकू स्वभाव को छिपाती थी। उसे शोजो कॉमिक बहुत पसंद थी और लाइट नॉवेल्स के बारे में उसे हाल ही में पता चला। पहले जब भी उसे एनीमे और गेम्स पसंद आते थे, उसकी छोटी सेक्रेटरी फी शाको उन्हें खरीदने में उसकी मदद करती थी। जब से फी शाको ने पिछली बार एक्सेलरेटेड वर्ल्ड खरीदी थी, तब से जैसे ही उसने किताब खोली, वो तुरंत उसके अंदर की दुनिया की ओर आकर्षित हो गई। फी शाको ने भी पूछताछ की और पता चला कि ये लेखक नॉवल स्टोरी का एक नया लेखक था। हालांकि इस लेखक ने वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन के साथ अभी अभी शुरुआत की थी और पहले ही अनगिनत प्रशंसकों को आकर्षित कर लिया था। इतना ही नहीं, इस लेखक द्वारा बेची गई लाइट नॉवेल्स की संख्या दूसरे स्थान पर रहने वाले लेखकों की तुलना में 5 गुना अधिक थी। पाक कला की दुनिया में युवा पीढ़ी के बीच चेरी लीना पहले से ही अपने करियर के शिखर पर थी, और अब जब उसे ये खबर मिली तो वो लाइट नॉवेल की दुनिया में इस रहस्यमय 17 वर्षीय प्रतिभाशाली नवागंतुक के बारे में जिज्ञासा से भर गई। हालांकि काशिको भी 17 वर्ष की थी और हाई स्कूल की छात्रा थी, लेकिन चेरी लीना ने पहले भी काशिको के उपन्यास पढ़े थे और हमेशा महसूस किया कि काशिको के स्कूली प्रेम उपन्यास बहुत ही स्वप्निल थे,
जो छोटी लड़कियों की कल्पनाओं को पूरा करते थे, जबकि ट्वाइलाइट मॉर्टल वर्ल्ड के उपन्यास परिपक्व भावनाओं से भरे हुए थे। एक्सेलरेटेड वर्ल्ड के समृद्ध पात्रों और कथानक को देखते हुए एसीजी संस्कृति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाली वो महिला मोटे तौर पर महसूस कर सकती थी कि लाइट नॉवेल की दुनिया में एक नया सितारा उभर रहा है। ये कहा जा सकता है कि इस ट्वाइलाइट मॉर्टल वर्ल्ड में लाइट नॉवेल की दुनिया में असाधारण प्रतिभा थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसमें खुद थी। क्या यह भी ट्वाइलाइट मॉर्टल वर्ल्ड से प्रेरित था? चेरी लीना के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। इसलिए जब उसे पता चला कि यह रहस्यमयी हाई स्कूल लेखिका आज अपनी पुस्तक का ऑटोग्राफ देने वाली है, तो उसने ये बात भी शाको से छिपा ली और व्यक्तिगत रूप से उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए सुबह 5 बजे से ही लाइन में इंतजार करने लगा। कुछ दिन पहले जब उन्हें पता चला कि नॉवल स्टोरी के लिए ऑटोग्राफ सेशन शुरू होने वाला है, तो उन्होंने मयंक भाटिया के लिए एक सूट डिजाइन करने के लिए एक यूरोपीय डिजाइनर से अनुरोध करने का फैसला किया। हालांकि नॉवल स्टोरी की जानकारी में इस रहस्यमय नए लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसमें केवल फी शाको की लंबाई, वजन और लिंग के बारे में ही जानकारी दी गई थी। इसलिए वो केवल अपनी कल्पना के आधार पर ही सूट बना सकी। बेशक इस सूट की कीमत लाखों में नहीं थी। उसने अपनी जानी पहचानी खूबसूरत डिजाइनर के लिए दोपहर का खाना बनाया। उसने सिलाई और दर्जी पर बस कुछ ही पैसे खर्च किए। आखिरकार वो असीमित क्षमता वाली एक शेफ थी और उनके द्वारा पकाया गया खाना ऐसा नहीं था जिसे हर कोई चख सके। अगर वो ट्वाइलाइट मॉर्टल के लिए सूट डिजाइन करने की इच्छा न रखती, तो वो उसके लिए खाना बनाने के लिए इतनी मेहनत न करती। आज पाठकों की भीड़ के पीछे खड़ी होकर वो केवल ट्वाइलाइट मॉर्टल का पार्श्व रूप ही देख पा रही थी। उसका पतला शरीर और गंभीर भाव, साथ ही पाठकों के लिए ऑटोग्राफ देने के बाद अनजाने में प्रकट हुई शांत आभा। क्या वह ऐसा कर पाएगी? शेवा लीना बहुत संतुष्ट थी। हालांकि जब मयंक भाटिया ने अपना सिर उठाया, तो उसे लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। क्या मैंने सचमुच अपने प्रतिद्वंदी को लाखों रुपए का सूट दे दिया? यह आदमी शायद मुझे फूड फेस्टिवल में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्या मुझे उसका फैन जानकर वह मुझ पर हंसेगा? बिल्कुल सही, ट्वाइलाइट मॉर्टल मैं ही हूं। आपको लगता है कि सुना? शेवा लीना के सवाल पर मयंक भाटिया मुस्कुराई। जब उन्हें अपने सामने की स्थिति समझ में आई, शेवा लीना उनकी महिला प्रशंसक थी। मयंक भाटिया इस संयोग से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार भले ही वह सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था, शेवा लीना फूड फेस्टिवल की सबसे बड़ी दुश्मन थी। लेकिन फूड फेस्टिवल की चैंपियनशिप जीतने की होड़ उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर थी। वह प्रथम स्थान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो हार जाता, तो शेवा लीना केवल अपनी हीनता के लिए खुद को ही दोषी ठहरा सकती थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहां देखूंगा। मिस शेवा लीना, मुझे कहना पड़ेगा, आपके खाना बनाने के कौशल वाकई बहुत अच्छे हैं। अगर आपको रुचि हो तो मैं आपके मछली के व्यंजन भी चखना चाहूंगा। याद करना, लिनियस द्वारा तैयार की गई अद्भुत गहरे समुद्र से लाई गई जमी हुई मछली की डिश को काटते हुए मयंक भाटिया ने गंभीर भाव से कहा। उसे लगा था कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन मयंक भाटिया ने तो सीधे तौर पर उसके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त कर दी। शेवा लीना शर्म से लाल हो गई और उसने अपने मुंह से निकले शब्दों को वापस खींच लिया। क्या उसने सचमुच कहा कि वह मेरे बनाए व्यंजन खाना चाहता है? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बनाए व्यंजन इतनी लापरवाही से खाए जा सकते हैं? क्या ये बात सभी को पता नहीं है कि मेरे व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं? शेवा लीना गर्व से नाक सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा मैं संस्कार के 10 प्रसिद्ध नायकों में शामिल नहीं हो पाता। इस बार आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। लीजिए, ये आपकी किताब है और साथ ही वो अलग से ऑटोग्राफ भी है जो आप चाहते थे। मयंक भाटिया ने उसे यूं ही नहीं दे दिया।
शेरिल लिनेट के पास हस्ताक्षरित पुस्तक थी और उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक में अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया था। ओह, धन्यवाद। उसे उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया अभी भी उसे ऑटोग्राफ दे सकती है। शेवा लीना का शरीर सुन्न पड़ गया। फिर उसने अपने हाथ फैलाए और सावधानीपूर्वक एक्सेलरेटेड वर्ल्ड के पहले और दूसरे खंड और नोटबुक को उठाया और उन्हें अपने बैग में रख लिया। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे अभी अभी किया गया अपना अहंकारी रवैया याद आ गया। शेवा लीना को भी मयंक भाटिया पर थोड़ी दया आई और उन्होंने कहा, देखो, तुम कितने दयनीय हो। मेरे बनाए व्यंजन खाना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें एक्सेलरेटेड वर्ल्ड का तीसरा खंड जल्द से जल्द लिखना होगा। मयंक भाटिया अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह संभली हुई युवती एक छिपी हुई ओटाकू निकलेगी, जिसके व्यंजन खाने के लिए वास्तव में उसे अपडेटेड एक्सेलरेटेड वर्ल्ड को बदलना पड़ेगा। यह सोचते हुए मयंक भाटिया ने शेवा लीना को घूरकर देखा। क्यूई लिनाई की निगाहें अजीब हो गई। क्या ये युवती भी एक सुंदरे, अतिशय स्वभाव वाली थी? क्योंकि मयंक भाटिया से बात करने के बाद ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे खड़े पाठक लाइन में लग गए थे। शेवा लीना लाइन से बाहर निकल गई, लेकिन मयंक भाटिया के आश्चर्य के लिए शेवा लीना तुरंत नहीं गई, बल्कि वह दूसरी मंजिल पर मेज पर मेहमानों का इंतजार करती रही और समय समय पर उसकी ओर देखती रही, मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वो मुख्य सीट पर बैठी और पाठकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। अधिकांश पाठक ये पूछ रहे थे कि महिला मुख्य किरदार कौन है और क्या वो यूटिन चुनक्सू को आकर्षक बना सकती है। इस तरह के सवाल का जवाब दिया जा सकता था या नहीं। मयंक भाटिया ने अपने पिछले जीवन के बेईमान लेखक सिल्वर फ्लैश विन के लहजे की नकल करते हुए कहा, स्पॉइलर देना सबसे असभ्य बात है। मुख्य महिला किरदार कौन है, मुख्य पुरुष किरदार का रूपांतरण कैसा है, ये जानने के लिए आपको आगे की कहानी देखनी होगी। सीधे सीधे बताना उबाऊ है। बिल्कुल सही। ये एक शब्द भी न बोलने के बराबर था। दोपहर 12 बजे तक हस्ताक्षर प्रक्रिया आखिरकार समाप्त हो गई। कुर्सी पर बैठे मयंक भाटिया को लगा कि उनका शरीर ठीक है। उन्होंने खुद को अंगड़ाई लेने से नहीं रोका और काफी अधिक आरामदायक महसूस किया। सच कहूं तो हालांकि उसे सफल लेखकों के ऑटोग्राफ लेना अच्छा लगता था, वहां अकेले बैठकर पाठकों के सवालों को सुनना, लेकिन एक ओटाकू होने के नाते उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसे सबके द्वारा सार्वजनिक रूप से दंडित किया जा रहा हो। वो पूरी तरह से असहज महसूस करता था। सौभाग्य से प्रश्न पूछने वाले पाठक भी ओटाकू थे, इसलिए उनका दबाव काफी कम हो गया। उनका काम खत्म होते देख एकोरस कागोरा मुस्कुराते हुए पास आई और बोली, आपने बहुत मेहनत की है। चलिए आज का काम यही खत्म करते हैं। लंच बॉक्स जल्द ही आ जाएंगे। मयंक भाटिया अवाक रह गया। उसने शिकायत की, संपादक कागोराजाका, मैं इतने लंबे समय से व्यस्त हूं और आप सिर्फ एक डिब्बा बंद लंच देकर ही काम खत्म करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई फिल्म बना रहे हैं। एकोरस कागोरा ने क्षमा मांगते हुए हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मयंक भाटिया, शिकायत मत करो। आज का ऑटोग्राफ सेशन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। नॉवल स्टोरी में बहुत काम है। जल्द ही कंपनी उत्कृष्ट लेखकों के लिए एक भोज का आयोजन करेगी। उस समय हम एक 5 सितारा होटल में लेखकों के लिए भोज का आयोजन करेंगे। तुम भी उन्हीं उत्कृष्ट लेखकों में से एक हो। तुम आने पर जो चाहो खा सकती हो। ठीक है। चूंकि संपादक कागोराजाका ने ऐसा कहा था, इसलिए मयंक भाटिया केवल सिर हिला सकता था। वैसे भी वो कोई अमीर युवा मालिक नहीं था। जब वो किडिन में उपन्यास लिख रहे थे तो उन्हें लगातार कुछ दिनों तक इंस्टेंट नूडल्स खाने पड़ते थे। अब उन्हें डिब्बाबंद लंच खाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी समय मयंक भाटिया ने प्रतीक्षा कुर्सी पर बैठी चिकारिना की ओर एक नजर डाली। क्या लीना को इस बात का एहसास हुआ कि वो उसे देख रहा था? क्या वो अभी अभी चुपके से उसे देख रहा था? चिकारिना ने तुरंत अपना चेहरा लाल करके दूसरी तरफ घुमा लिया और एक्सेलरेटेड वर्ल्ड पढ़ना जारी रखने का नाटक किया। एडिटर कागोराजाका,
मेरा सूट उन्होंने ही दिया था, है ना? कुछ देर हिचकिचाने के बाद मयंक भाटिया ने एकोरस कागुरा से पूछा। मयंक भाटिया जिन पाठकों को जानता था, उनमें से कई तो उसके लिंग के बारे में भी नहीं जानते थे, इसलिए उनके लिए सूट को अनुकूलित करना असंभव था और ऐसा लगता था कि केवल मिलेडी ही ऐसा सूट खरीद सकती थी। चिकारिना? उसने चिकारिना की ओर एक नजर डाली। चिकारिना? एकोरस कागुरा ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मयंक भाटिया, असल में आज के ऑटोग्राफ सेशन के बाद तुम भी जानती हो कि तुम्हारी महिला प्रशंसक बहुत कम है और ऐसे सूट को खरीदने की सामर्थ्य कितने लोगों में होती है, चाहे वो महिला हो या कोई और। ये बात तो आपको अपने दिल में अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, है ना? हैर यू गो। मयंक भाटिया ने मेज पर लंच का एक डिब्बा और डिस्पोजेबल चॉपस्टिक की एक जोड़ी रख दी शेवा लिनाई के सामने। तुम क्या कर रहे हो? टेबल पर उसके सामने रखे लंच बॉक्स को देखते हुए चेरोकी लीना सचमुच सदमे में थी। ओह, मैंने देखा कि आपने दोपहर का भोजन नहीं किया था, इसलिए मैं आपके लिए दोपहर के भोजन का एक डिब्बा ले आया। आखिर आप मेरे प्रशंसक हैं। चूंकि आप मेरे ऑटोग्राफ इवेंट में आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। मयंक भाटिया मुस्कुराई और लंच का डिब्बा खोला। चावल के बीचों बीच भुनी हुई चिकन लेग पीस रखी हुई थी। ये असल में चिकन ड्रमस्टिक राइस है और इसका स्वाद भी काफी अच्छा लगता है। मैं इस तरह के घटिया रेस्तरां का घिनौना खाना नहीं खाना चाहता। शेवा लिनाई ने गहरी सांस ली और लंच बॉक्स में रखे भुने हुए चिकन लेग पीस की खुशबू सूंघी। वो भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई और फिर लंच बॉक्स को मयंक भाटिया की ओर बढ़ा दिया। उसके पास एक असाधारण प्रतिभा है, ईश्वर की भाषा। बेशक, ईश्वर की भाषा केवल एक उपाधि है, ईश्वर की भाषा नहीं। बात बस इतनी सी है कि उसकी स्वाद की क्षमता आम लोगों से कई गुना ज्यादा मजबूत है। खाना खाए बिना भी वो लंच बॉक्स में रखे चावल और चिकन लेग पीस का अंदाजा लगा सकती है। इसके अलावा ईश्वर की जीभ में एक खामी है। वो ये है कि भोजन में जरा सी भी खामी होने पर उसकी जीभ उसे तुरंत अनगिनत गुना बढ़ा देती है और इस तरह के घटिया रेस्तरां से आने वाले लंच बॉक्स की महज गंध से ही उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि इसे निगलना मुश्किल है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लंच का ये बॉक्स कुछ निम्न स्तरीय रसोइयों द्वारा बनाया गया है। ऐसे रसोइयों द्वारा बनाया गया भोजन स्वाभाविक रूप से उस महिला के लिए मुश्किल बना देता है जिसके पास ईश्वर की जुबान है और जिसे अक्सर विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रसिद्ध रेस्तरां के भोजन का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और रसोइयों के बीच अभिजात वर्ग के अस्तित्व के कारण ऐसे रसोइयों द्वारा बनाया गया भोजन खाना उसके लिए कठिन हो जाता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? शेवा लिनाई के खाना पकाने के कौशल इतने अच्छे होने का एक कारण आंशिक रूप से उनकी अपनी भूख को संतुष्ट करना है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप जैसी युवती को इस तरह का खाना पसंद नहीं है। नजर रखना। शेवा लिनाई ने दोपहर के भोजन का डिब्बा आगे बढ़ा दिया। मयंक भाटिया को याद आया कि उसके कंजूस पिता ने एक बार उसे पहाड़ी गांव में खाना पकाने की उत्पत्ति के बारे में बताया था। उसने मन ही मन आ भरी और समझाया, क्या आपने गौर नहीं किया मिस सेलिना कि वास्तव में किसी भी व्यंजन की उत्पत्ति इसी साधारण डिब्बाबंद भोजन से होती है? हालांकि इस तरह की खाना पकाने की विधि सरल दिखती है, लेकिन ये अनगिनत प्रयोगों के बाद ही संभव है। बचपन से ही भरपेट खाना पड़ा पाने वाली एक युवती होने के नाते आप स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल कठिनाइयों को नहीं समझ सकती। चेरी लीना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आई हूं। ओह, अगर ऐसा है तो चलिए जल्द से जल्द एक साथ तस्वीर लेते हैं। मयंक भाटिया अपने फोन को हाथ में लिए कुर्सी से उठा और आगे बढ़ा। मैं भी ग्रुप फोटो नहीं खिंचवा रहा हूं। क्या आप मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए यहां इंतजार नहीं कर रहे हैं? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से कहा और अपने हाथ में फोन लिए वहीं खड़ा रहा। बिल्कुल नहीं। हालांकि शुरुआत में उनके मन में ग्रुप फोटो लेने का विचार था,
लेकिन जब उन्होंने मयंक भाटिया के चेहरे के भाव देखे तो वे सोचने पर मजबूर हो गए। स्वाभाविक रूप से लीना उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहती थी। उसने आंखें घुमाई और कहा, दरअसल मैं यहां सिर्फ आपको ये बताने के लिए इंतजार कर रही हूं कि हालांकि मुझे आपका वर्ल्ड एक्सेलरेशन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन आगामी फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता में मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगा। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तो फिर कोई समस्या नहीं है। मयंक भाटिया अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया। एक हाथ में चिकन लेग पीस पकड़े हुए बड़े बड़े निवाले भरकर चिकन खाने लगा। फिर उसने चावल खाए और बिना सिर उठाए कुछ बोला। आप। चेरी लीना ने अपने होंठ दबाए और मयंक भाटिया के प्रदर्शन से लगभग बेहोश हो गई। पता चला कि ये लड़का उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता था। मैंने आपकी बात सुन ली है। जब वह इस बात से बेहद परेशान और चिढ़ गई कि वह इस लड़के के साथ एक ही टेबल पर नहीं बैठना चाहती थी और वहां से जाना चाहती थी, तभी पीछे से मयंक भाटिया की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि मयंक भाटिया ने लंच बॉक्स के साथ दी गई नैपकिन को उठाकर अपने हाथ पोंछ लिए थे। फिर उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाए। गहरी आंखों की एक जोड़ी ने उसे घूरते हुए कहा, मिस चेरीलीना, मुझे बहुत खुशी है कि आप ऐसा सोचती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ पाक कला प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। एक प्रतिद्वंदी के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से आशा करता हूं कि मेरा प्रतिद्वंदी गंभीर हो। एक शेफ के रूप में यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इसके अलावा भले ही आप मेरे प्रशंसक हो, मैं आपके साथ नरमी नहीं बरतूंगा। मैं आपको हराने और प्रथम स्थान जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। क्या अभी अभी मयंक भाटिया ने ऐसा किया? चेरी लीना ने आवाज के लहजे में जवाब दिया। हालांकि शेवा लीना ने उसे इतना महंगा सूट दिया था, लेकिन फूड फेस्टिवल में प्रथम स्थान पाने के लिए बहुत सी चीजें दांव पर लगी थी। मयंक भाटिया को यह पुरस्कार जीतना ही था। चाहे कोई भी उसके रास्ते में खड़ा हो, वो जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। ऐसा लगता है कि आप में अभी भी काफी जागरूकता है। मयंक भाटिया को देख रहे हो? चेरी लीना की आंखों में जीत का पूरा भरोसा झलक रहा था। उसके होठों के कोने ऊपर उठे और एक मुस्कान दिखाई दी। अपने पूरे जीवन में यह पहली बार था जब किसी ने उसके सामने इतने आत्मविश्वास भरे शब्द कहे थे। सामान्य आहार विशेषज्ञ और यहां तक कि संस्कार अकादमी के छात्र भी उनके प्रति केवल सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते थे। जब उसने हलबड़ खाने का जिक्र भी किया तो सिर्फ डर का भाव ही था। जब उसने पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया तो मयंक भाटिया ने उससे मुकाबला करने की हिम्मत दिखाई। साहस के मामले में वो डीपीएस के साधारण छात्रों से कहीं अधिक मजबूत था। क्योंकि ये पहला स्थान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। इसी समय मयंक भाटिया को अपने कानों में गू गू की आवाज सुनाई दी। उसने चेरी लीना की ओर देखा। उसने लंच का डिब्बा फिर से आगे बढ़ाया और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह पसंद आएगा या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो भूखे ही वापस जाओगे। चेरी लीना को उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी अभी इतने सुंदर और सुरुचिपूर्ण शब्द कहे हैं, लेकिन भूख के कारण वो इस आदमी के सामने शर्मिंदा और बदसूरत दिख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपने पेट के निचले हिस्से को छुआ। उसका चेहरा लाल हो गया था। दरअसल उसने सुना था कि आज एक्सेलरेटेड वर्ल्ड का ऑटोग्राफ सेशन है, इसलिए वो सुबह सुबह ही यहां इंतजार करने लगी। जाहिर है उसने नाश्ता और दोपहर का खाना नहीं खाया था। वो अपने साथ लंच बॉक्स भी नहीं लाई थी, इसलिए खाली पेट ही यहां बैठकर पढ़ रही थी। चूंकि आप इतने दयालु हैं, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। मैं लंच का ये बॉक्स जरूर ट्राई करूंगा। उसने ये वाक्य कहा। चेरी लीना ने अपना सिर झुकाया और अपने सामने रखे लंच के डिब्बे को देखा।
उसे लगा कि एक छोटे से रेस्तरां में बने चिकन लेग पीस का डिब्बा चखना उसकी बेवकूफी होगी। उसे भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं था। उसने गहरी सांस ली और लंच का डिब्बा खोला। अप्रत्याशित रूप से उसमें केवल एक चिकन लेग पीस ही नहीं था। डिब्बे के कोने में 2 साइड डिश भी थी, जैसे कि सादे तले हुए अंडे और मापो टोफू। कुछ देर सोचने के बाद उसने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स ली, अंडा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। अंडे को प्याज के साथ तला गया था, जिसमें अंडे की हल्की सी महक आ रही थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इस बार उसकी जीभ को यह नापसंद नहीं आया। उसने इस बारे में सोचा था। चेरी लीना ने सहजन की टांग का एक टुकड़ा खाया और चावल का एक और निवाला लिया। हालांकि स्वाद थोड़ा फीका था और उसे यह भी नहीं पता था कि लाल शराब ने सहजन की टांग को इतना स्वादिष्ट बना दिया था। फिर भी पेट भरना असंभव नहीं था। लेकिन मैं एक साधारण लंच बॉक्स से इतना सारा खाना कैसे खा सकता हूं? चेरी लीना अपने सामने रखे साधारण लंच बॉक्स को घूर रही थी। पेट भरने के लिए उसे सिर्फ अंदर रखे चावल ही खाने पड़े। उसका दिल आश्चर्य से भर गया था। जिस तरह से उसने लंच बॉक्स खाया, अगर दूसरे मशहूर रेस्टोरेंट के हेड शेफ भी उसे देखते तो वे अवाक रह जाते। क्या आप चिकन लेग पीस और चावल को बड़े बड़े निवालों में भरकर देख रहे हैं? चेरी लीना, मयंक भाटिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने कंजूस पिता की रेसिपी बुक में लिखे खाना पकाने के अंतिम सिद्धांत को याद करते हुए उसने समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि खाना पकाने की असली अवधारणा इस बात में नहीं है कि वह कितना उत्तम और स्वादिष्ट है, बल्कि इस बात में है कि पेट भरना कितना जरूरी है। जब लोग भूखे होते हैं तो ताजा उबले हुए चावल का एक कटोरा भी उन्हें बेहद स्वादिष्ट लगता है। मैंने ये बात पहले भी कही है। छोटी बच्ची होने के नाते तुम बचपन से ही लोगों से घिरी रही हो। अनगिनत मशहूर शेफ रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम कह दो कि ये ठीक है। जब तक तुम कह दोगी कि ये ठीक है, इसका मतलब है कि वो व्यंजन रेस्टोरेंट में लोकप्रिय हो जाएगा। अंततः शेवा लीना ने पूरा पैक किया हुआ लंच खत्म कर दिया। चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी लिए वो खड़ी हुई और मयंक भाटिया से बोली, लंच के लिए धन्यवाद, लेकिन फिर भी फूड फेस्टिवल में मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी। एक शेफ के तौर पर यह मेरी गरिमा का अपमान होगा। हां, मुझे भी अगली बार आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। मयंक भाटिया मुस्कुराई। कौन अगली बार आपसे मिलना चाहेगा? मयंक भाटिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर शेवा लीना का चेहरा इतना लाल हो गया था कि मानो धुआं निकल रहा हो। वो शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। और आपकी एक्सेलरेटेड वर्ल्ड को जल्दी से अपडेट करने की जरूरत है। क्या आपको नहीं पता कि किताबों के साथ तालमेल बनाए रखना कितना मुश्किल है? वे तुम्हें ट्वाइलाइट ओल्ड थीफ कह रहे हैं। मैं तीसरे खंड को यथाशीघ्र प्रकाशित करवा दूंगा। वो अवाक रह गया और उसे देखता रहा। शेवा लीना ने अपनी टोपी पहनी और चली गई। धीरे धीरे मयंक भाटिया ने अपनी नजर खिड़की की ओर घुमाई। उसका दिल भारी था, हालांकि वो परवाह नहीं करता दिख रहा था। लेकिन क्या मयंक भाटिया भी ये जानता था? शेवा लीना के खाना पकाने के कौशल उससे बेहतर होने चाहिए। इतने शक्तिशाली और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वो खाद्य उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने की गारंटी नहीं दे सकता था। वो केवल इतना ही कह सकता था कि उसने जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए एक एस ग्रेड रेसिपी प्राप्त की थी। वो अपनी जीत की गारंटी नहीं दे सकता था, शेवा लीना, लेकिन वह केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता था और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता था। सुबह हस्ताक्षर सत्र के बाद उन्होंने अकोरस कागुरा को विदाई दी और लेखक के भोज के निमंत्रण की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर में मयंक भाटिया स्कूल लौट आया। सौभाग्य से मोहिनी सिंघानिया हेजुका ने आज छुट्टी ले रखी थी। उसने केवल आधे दिन की छुट्टी ली थी, जो पहली बार था जब उसने उसे छुट्टी दी थी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस सेमेस्टर में उसने बहुत सारी कक्षाएं छोड़ दी थी
और वह पढ़ाई जारी नहीं रख सकता था। अन्यथा छात्र परिषद को उसे निष्कासित करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। मयंक भाटिया ने मोहिनी सिंघानिया हेजुका को केवल इतना ही बताया कि वह 3 दिन बाद आखिरी बार छुट्टी ले रहा है। उसने यह भी कहा कि भविष्य में वह बिना किसी कारण के छुट्टी नहीं लेगा। तभी मोहिनी सिंघानिया हेजुका सहमत हुई। कक्षा में वापस आकर रोहिणी ने अपनी किताबें मेज पर रख दी, क्योंकि उसकी सीट पीछे की ओर थी। वह मेज पर लेट गई और अपने फोन पर गेम खेलने लगी। ये गेम कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ था। इसका नाम था क्षमा हेलमेट युद्ध। लोगों को दिए गए क्षमा हेलमेट की संख्या के हिसाब से देखें तो उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। जब वह अपनी सीट पर लौटा तो उसने उसे नमस्कार तक नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो उसका खेल उसके सहपाठी और पड़ोसी से ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्लास खत्म होने के बाद भी लिली जेम्स ने एक अमीर लड़की होने का नाटक किया और अपने सहपाठियों से शालीन और सौम्य तरीके से बातचीत की। मयंक भाटिया ने दबी आवाज में आह भरी। काश लिली जेम्स उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती रहती। स्कूल के बाद फूड क्लब की गतिविधि समाप्त हो गई और उसने स्कूल के गेट पर जस्मिन एयर को विदाई दी। मयंक भाटिया स्कूल के गेट पर खड़ा होकर जस्मिन एयर को अपनी निजी कार में बैठते हुए देख रहा था। जैसे ही वह जाने वाला था, एक छोटा गोरा हाथ उसके कंधे पर टिका और उसके पीछे से एक तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनाई दी। मत देखो, तुम्हारी आंखें लगभग सीधी हैं। वो पहले ही काफी दूर जा चुकी है। उसे हर रोज घूरना काफी नहीं है ना? का मयंक भाटिया चौंक गया। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो लिली जेम्स साइकिल धकेल रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसके पीछे आ गई। आज पहली बार इयोरी रिकी ने डीपीएस अकादमी की वर्दी उतारी थी। इसके बजाय उसने एक खूबसूरत सफेद पोशाक पहनी थी। पोशाक के निचले हिस्से पर सुनहरे फूलों की बारीक कढ़ाई की गई थी। पैरों में उसने खूबसूरत सफेद ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। उसकी पतली टांगें घुटनों तक के मोजों से ढकी नहीं थी, बल्कि खुली हवा में थी, गोल और सीधी। वह एक ही जगह पर खड़ी होकर परी जैसी लग रही थी। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मयंक भाटिया कुछ पल के लिए खाली निगाहों से घूरने से खुद को रोक नहीं सका। सच कहूं तो मयंक भाटिया ने लिली जेम्स को इतने परिपक्व ढंग से कपड़े पहने हुए पहली बार देखा था। कुल मिलाकर वो एक युवती जैसी दिखती थी। मयंक भाटिया ने चिढ़ाते हुए कहा, यह तो वाकई आश्चर्यजनक है। लिली जेम्स, तुमने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। क्या तुम डेट पर जा रही हो? अगर आप इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं तो आप साइकिल नहीं चला पाएंगे, है ना? उसने लिली जेम्स की ऊंची एड़ी वाली सैंडल पर एक नजर डाली। इस तरह के जूते पहनकर साइकिल चलाना संभव नहीं है। मैं डेट पर कैसे जा सकती हूं? लिली जेम्स ने तुरंत गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। उसने मयंक भाटिया को घूरते हुए उसे सुधारा। मुझे आज कुछ काम है। तुम्हारे पास कोई डेट नहीं है और तुम ऐसे कपड़े पहने हो। क्या तुम्हें खतरनाक लोगों के निशाने पर आने का डर नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए कि कई युवकों से घिरी एक युवती की लोक कथा अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे ये मत कहना कि तुम अपने स्टारबस पोनीटेल जॉब से खुद को बचा सकती हो। मयंक भाटिया ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। खतरनाक लोग। ये सुनकर लिली जेम्स ने मयंक भाटिया की ओर देखा और तुरंत सतर्कता से 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपनी काल्पनिक छाती को ढकते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल तुम ही हो जिसके मन में ऐसे घिनौने विचार आ सकते हैं। मिस्टर रेडी टू कमिट क्राइम, आपके साथ रहना शहरी किंवदंतियों से भी ज्यादा खतरनाक है। मयंक भाटिया ने आंखें घुमाई। सच कहूं तो पिछली बार जब लिली जेम्स को लू लगी थी तब उसने उसका शरीर देखा था। इस तरह के घटिया संसाधनों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस आपको विनम्रतापूर्वक याद दिला रहा हूं। हालांकि आजकल बहुत सारे क्रॉस ड्रेसर हैं और पुरुष अधिकाधिक स्त्रैण होते जा रहे हैं, फिर भी एक सामान्य पुरुष के लिए रात में
किसी लड़की को इस तरह सजे धजे देखकर अजीबोगरीब विचार आना स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। खैर, आज रात कोई मुझे वापस भेज देगा। लिली जेम्स ने तुरंत उदारतापूर्वक हाथ हिलाया। फिर उसने मयंक भाटिया की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिससे उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। लिली जेम्स की तीखी निगाहों ने मयंक भाटिया के दिल को दहला दिया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, मैं पहले घर जाऊंगा। मत जाओ। लिली जेम्स ने ऊंची हील पहने हुए मयंक भाटिया का पीछा किया और जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसने मयंक भाटिया का हाथ पकड़ लिया। मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मैं आपको ढूंढ रही हूं? मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारे मन की बात जान सकता हूं। लिली जेम्स ने जल्दी से समझाया, रुको, इसका संबंध तुमसे भी है। ठीक है, क्या बात है? मयंक भाटिया थोड़ा चौंक गया, फिर रुक गया और लिली जेम्स का विरोध करना बंद कर दिया। लिली जेम्स को मयंक भाटिया के रुकने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह मजबूरी में जमीन पर बैठ गई। उसकी स्कर्ट छोटी थी, जिससे लिली जेम्स की गोरी छाती मयंक भाटिया के सामने दिख रही थी। इसके अलावा उसके कंधे पर टंगा हुआ बैग उसी क्षण जमीन पर गिर गया और उसके अंदर की किताबें अचानक जमीन पर बिखर गई। किताबों के अलावा कुछ ऐसी किताबें भी थी जिन पर 18+ कवर लिखे थे। किताब को ध्यान से देखने के बाद मयंक भाटिया चौंकने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उस पर अभी भी दूधिया सफेद तरल पदार्थ लगा हुआ था। अरे यार, अकुया, ये क्या चीज है? ये सब तुम्हारी गलती है। मेरे बैग में रखा दूध गिर गया। किताब पर तरल पदार्थ देखकर लिली जेम्स चीख पड़ी। उसने झटपट अपना बैग उठाया और उसमें से मुसाशिनो ब्रांड का दूध का डिब्बा फेंक दिया। ये तो दूध निकला। मयंक भाटिया को आखिरकार समझ आ गया कि किताब में क्या लिखा है। उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया और उसने पूछा, तुमने मुसाशिनो का दूध अपने बैग में क्यों रखा? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि? लिली जेम्स ने मयंक भाटिया को घूर कर देखा, लेकिन अचानक रुक गई। दरअसल कुछ दिन पहले उसने एक विज्ञापन में सुना था कि मुसाशिनो ब्रांड का दूध स्तनों का आकार बढ़ा सकता है, इसलिए उसने कुछ दूध खरीद लिया था। वो हर दिन स्कूल जाते समय थोड़ा दूध अपने साथ ले जाती थी, लेकिन अगर वह सीधे मयंक भाटिया को बता देती और उसे पता चल जाता कि उसने स्तन बढ़ाने के लिए दूध खरीदा है, तो क्या वो उस पर हंस हंस कर मर नहीं जाता? ये सोचते ही लिली जेम्स को अचानक लगा कि सीधे सीधे ये कहना थोड़ा शर्मनाक होगा, इसलिए उसने मयंक भाटिया को गुस्से से घूरते हुए कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी जिज्ञासा है। मयंक भाटिया मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। लिली जेम्स के पास ही इस तरह की चीजें होती थी। भला वह समझ ही गया होगा कि वह दूध क्यों लाई थी, बस वह जोर से कहना नहीं चाहता था। किताबों पर लगे दूध को टिश्यू से पोंछने के बाद मयंक भाटिया ने पूछा, ये एक पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है कि पहले 2 खंड है ना? लिली जेम्स जवाब देने ही वाली थी कि अचानक कुछ छात्र स्कूल के गेट से बाहर आ गए। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अगर स्कूल में उसके सहपाठियों को पता चल गया कि वह इस किताब की रचनाकार है और उन्होंने किताब खरीद भी ली, तो भविष्य में उसका स्कूल में टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मिस लिली जेम्स किसी मुसीबत में है। ये देखकर मयंक भाटिया ने अपनी भौहीं ऊपर उठाई। मुझे याद है कि पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे किताब देंगे, लेकिन आपने मुझे नहीं दी, है ना? इन दोनों को ब्याज के रूप में माना जाएगा। ये सभी मेरे हैं, है ना? लिली जेम्स अचानक क्रोधित हो गई और मयंक भाटिया को घूरते हुए बोली, जलते हुए घर को मत लूटो। मयंक भाटिया ने उनकी ओर देख रहे स्कूली छात्रों पर नजर डाली। क्या अब आपके पास कोई विकल्प है? लड़कों का किताबें खरीदना सामान्य बात है, जैसे लड़कियों का। इसे ले लो। लिली जेम्स को अचानक रोने का मन हुआ, लेकिन मयंक भाटिया को गंभीरता से किताब उठाते देख उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले।
स्कूल के गेट पर खड़ी कुछ छात्राओं ने मयंक भाटिया को देखा और अचानक उनके चेहरे पर घृणा और तिरस्कार का भाव आ गया। मयंक भाटिया को इसकी परवाह नहीं थी। भारत में 16 साल की उम्र को वयस्क माना जाता था, इसलिए हाई स्कूल के छात्रों के लिए किताबें खरीदना और पढ़ना सामान्य बात थी। वैसे भी स्कूल में छात्र उसे लंबे समय से ओटाकू कहकर चिढ़ाते आ रहे थे। इन लोगों से उसका कोई वास्ता नहीं था, इसलिए उसे उनकी राय की कोई परवाह नहीं थी। जब तक जस्मिन और मायरा को कोई गलतफहमी नहीं हुई, तब तक सब ठीक था।